नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए एक रूसी प्रतिनिधिमंडल बेलारूस पहुंच गया है। रूस द्वारा 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला बोलने के बाद हो रही यह इस तरह की पहली वार्ता है। प्रवक्ता ने कहा कि रूसी प्रतिनिधिमंडल में विदेश और रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रपति पुतिन के कार्यालय के अधिकारी शामिल हैं। ये लोग बेलारूसी शहर गोमेल में अपने यूक्रेनी समकक्षों के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने वर्चुअल भाषण में यह कहा था कि वो रूस के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पड़ोसी देश बेलारूस में नहीं, क्योंकि इसका इस्तेमाल आक्रमण के लिए लॉन्च पैड के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने इसके लिए वारसा, बुडापेस्ट, इस्तांबुल, बाकू का सुझाव दिया था। आपको बता दें कि शनिवार को यह खबर सामने आई थी कि यूक्रेन रूस से बातचीत के लिए राजी हो गया है, लेकिन वो ये बातचीत वर्सा में करना चाहता है, जबकि रूस इस बातचीत को बेलारूस के मिन्स्क में करना चाहता था। और अब बातचीत कब होगी, कहां होगी, इस पर मामला फंसा हुआ है। और बातचीत के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ डिप्लोमेट दीपक वोहरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका भी। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया। शुरुआत पीके सहगल साहब आपसे ही करूंगा। बातचीत को लेकर पेच फंस चुका है, रूस का प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है। रूस चाहता है बेलारूस में बातचीत हो, जबकि यूक्रेन ने साफ इनकार कर दिया है कि हम उस धरती का इस्तेमाल बातचीत के लिए नहीं करेंगे जिस धरती को लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा रहा है। देखो, अगर इनकी डेलीगेशन जो है, यूक्रेन की डेलीगेशन बेलारूस में जाती है जी, वो डेलीगेशन सुरक्षित वापस आ सकेगी या नहीं कोई नहीं जानता। जी, उनके ऊपर किस माफी का दिमागी प्रेशर डाला जा सकता है कोई नहीं जानता। जी, इसलिए यूक्रेन ने साफ तौर पे कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने 6 ऑल्टरनेटिव दिए हैं, इंक्लूडिंग टर्की एंड सर्टन बाल्टिक स्टेट्स। जी, और कहा इनमें से किसी में भी या इसके अलावा किसी भी न्यूट्रल प्लेस पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बेलारूस में किसी भी हालत में हम नहीं आएंगे। और फॉर द टाइम बिंग ये पुतिन को एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे लगता है कि पुतिन को इवेंचुअली झुकना ही पड़ेगा। 4 दिन हो गए उन्होंने ओवरवेलमिंग मिलिट्री स्ट्रेंथ इस्तेमाल की, साइबर वॉरफेयर इस्तेमाल किया, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इस्तेमाल किया, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इस्तेमाल किया, इंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन इस्तेमाल किया। उसके बावजूद भी वो ना तो मनोबल तोड़ सके यूक्रेन की फोर्सेस का, ना ही सिविलियंस का, ना ही वहां के प्रेसिडेंट का। ठीक है। तो आए दिन उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है, जिससे रूस को साफ तौर पर नजर आ रहा है कि फंस जाएगा। दीपक वोहरा जी, आपको क्या लगता है कि क्या बातचीत से अब समाधान निकल पाएगा? क्या ये जो बातचीत की पहल की गई है इतनी तबाही के बाद, इससे कुछ समाधान की ओर बढ़ा जाएगा, संभव है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। मैंने अभी सुना है जो जनरल साहब ने कहा है, पूरी तरह उनसे सहमत हूँ। शायद स्थिति ऐसी है कि जो रूस नहीं चाहता था। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है सर, वियतनाम में आपकी उम्र बहुत कम है, मैं 71 साल का। मुझे याद है कि जब वियतनाम के पीस टॉक्स हो रहे थे, तो उस समय वियतनाम के पीस टॉक्स के समय ये 6 महीने लग गए थे कि टेबल का शेप क्या होगा, कोई किस तरफ बैठेगा, कोई दूसरी तरफ बैठेगा, इस पे बातचीत चल रही थी। और उसके बाद फिर जब बातचीत हुई तो आपको मालूम है कि समाधान हुआ। लेकिन अब जो हमारी समस्या ये है, ईगो की प्रॉब्लम आ गई है। मैं यहाँ जाके बात करूंगा, वहां नहीं बात करूंगा। तबाही मच रही है, रूस में नहीं मच रही सर। तबाही जो मच रही है वो यूक्रेन में मच रही है। वो जो बाइडेन के देश में नहीं मच रही, यूरोप में नहीं मच रही। अगर मैं जेलेंस्की होता इस समय, रूस के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जेलेंस्की साथ जाओ, जो बाइडेन साहब ने कहा है कि जेलेंस्की साथ जाओ, लेकिन जेलेंस्की साहब मैं नहीं जानता किस तरह ईगो पे अड़े हुए हैं। उनको चुनना है अपनी ईगो या देश को और नुकसान से बचाना। और ये कहना कि सारा देश मेरे साथ है, 80 साल के बुढ़े को राइफल पकड़ा दी, ये सब मजाक है। ये सीरियस नहीं है। ये खुद ही कॉमिक स्टैंड अप एक्टर था। ये चीजें इंटरनेशनल रिलेशंस में नहीं की जाती। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर भी नहीं है, ये तो हंसाने वाली बात है। तो जहां तक मेरी राय है, अगर मैं इस समय व्लादिमीर जेलेंस्की होता, उसका नाम वोलोदिमीर है, जो व्लादिमीर से मिलता है, जो यूक्रेनियन फॉर्म ऑफ व्लादिमीर है, मैं कहता कि ओके, मैं अपने आप को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि शांति के लिए कोई दूसरा
दूसरा रास्ता। दीपक बोहरा जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब राष्ट्रपति पुतिन ये कहते हैं कि जेलेंस्की सरेंडर कर दे, जेलेंस्की आगे आए या जेलेंस्की छोड़ दे सत्ता, वहीं अगर अमेरिका भी यही कहता है कि आप अपना देश छोड़कर अमेरिका आ जाइए, हम आपको वहां से निकाल लेते हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि मेन जो विवाद की वजह है वो जेलेंस्की है? अगर जेलेंस्की वहां से हट जाए तो ये जो तबाही मच रही है ये रुक जाएगी? मैंने ये बहुत बार अपनी जिंदगी में देखा है, 50 साल हो गए डिप्लोमेसी में। जी। जब एक एक्टर हट जाता है, जी। जिसके ऊपर सबकी नजर होती है, कहते हैं ये बहुत बुरा आदमी है, तो हालात जो है सुधर जाते हैं। मैं सूडान में 5 साल आपका राजदूत था, सारी दुनिया कहने लगी उमर हसन अल बशीर बदमाश है, फील्ड मार्शल साहब वो बहुत देर तक वहां टिके रहे। जिस दिन वो गए, उसके कुछ ही दिनों के बाद अमेरिका ने सैंक्शंस हटा दिए, यूरोप ने सैंक्शंस हटा दिए और सूडान को इंटरनेशनल कम्युनिटी में वापस ले लिया गया। तो कई बार एक व्यक्ति को हट जाना चाहिए ताकि शांति का रास्ता आगे खुल जाए। पीके सहगल साहब, आपको क्या लगता है? मैं आपसे यह समझने की कोशिश करूंगा कि जो रूस कर रहा है, देखिए कहा जाता है कि वॉर कभी भी सही नहीं होती, लेकिन क्या जो रूस कर रहा है वो पूरी तरीके से गलत है? मेरे मुताबिक पूरी तरह से गलत है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं यूक्रेन जी, वो नेटो का हिस्सा बनना चाहता था या नहीं बनना चाहता तो अलग बात है, लेकिन अनप्रमुख उनके ऊपर इस माफी का युद्ध किया जाए जी, कंप्लीटली अनएथिकल एंड अनएक्सेप्टेबल। इसको कड़े से कड़े शब्दों में कंडेम करना चाहिए और दुनिया कंडेम कर रही है। लेकिन कुछ देश फिर भी अपनी मजबूरी के वजह से रशिया के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। हिंदुस्तान के पास इस समय कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। हम रशिया को किसी भी अर्थ में कंडेम नहीं कर सकते, लेकिन जो ये रशिया ने किया है वो हिंदुस्तान भी समझता है कि वो बेबुनियाद है और सही नहीं है। और इसीलिए हिंदुस्तान कह रहा है कि सॉवरेनिटी का जो है और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का है, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए था, इंटरनेशनल रूल्स का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आप रिस्ट्रेंट दिखाइए और बातचीत के माध्यम से ही इस मसले का समाधान ढूंढिए। बिल्कुल। दूसरा मैं ये भी आपसे समझूंगा कि जो कुछ विशेषज्ञ हैं, कुछ लोग हैं, उनका ये मानना है कि भले से ही ये जो वॉर चल रही है यूक्रेन और रसिया के बीच चल रही है, लेकिन इसे जन्म देने वाला अमेरिका है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? अगर ये सवाल आपने मुझसे पूछा है तो पूरी तरह से मेरा आप दोनों से सवाल है, एक एक करके मैं जवाब लूंगा। पहले दीपक वोरा जी, आप ही इसका जवाब दीजिए। जी दीपक वोरा जी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी दीपक वोरा जी, अब आप अपनी बात रखिए। जी, मैं ये कह रहा था कि जनरल साहब जो कहते हैं, मैं पूरी तरह से उनकी मुखालफत नहीं कर सकता। उनकी इंटेलिजेंस और तजुर्बा मुझसे कहीं ज्यादा है। लेकिन ये है कि 2008 में भी जब जॉर्जिया पे हमला किया था रूस ने, क्योंकि वहां मिखाइल साकाशविली पुतिन साहब प्रधानमंत्री थे, उनकी आंख में उंगली दे रहे थे और उन्होंने फिर हमला किया। तबाही मच गई जॉर्जिया में। 24 घंटे में जॉर्जिया की फौज खत्म हो गई और मिखाइल साकाशविली अल्टीमेटली अपनी नौकरी खो दी, सिटीजनशिप खो दी और अब जेल में बैठे। अक्सर ये होता है, चुनना पड़ता है, देश को बचाऊं या अपने आप को बचाऊं। और अगर जो जरा सी भी इसमें स्टेट्समैनशिप है इस कॉमिक स्टैंड अप एक्टर में, तो ये देश को बचाएगा। चला जाए, रास्ते से हट जाए, ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात, कॉन्डेमनेशन। सर, कॉन्डेमनेशन से कुछ नहीं होता, ये हमारा तजुर्बा है डिप्लोमेसी में। गाली गलोच से समस्या नहीं निकलती। टेबल के इर्द गिर्द बैठकर बातचीत कर पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, जर्मनी बर्बाद हो गया, लेकिन अल्टीमेटली आपको कोई चाहिए था मैंने भी कोई ना कोई ढूंढिए। इसीलिए पुतिन साहब जो क्लियर है, जिसको आप किएव कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन का क्लियर है। दीपक वोरा जी, आपकी आवाज बीच में जो है वो तो क्रैक हो जा रही है बार बार। मैं कह रहा हूँ कि क्लियर में ये अपनी हुकूमत नहीं करेगा, क्योंकि चाहता है कि कोई इंटरिम सरकार हो जो आत्मसमर्पण करे और जिसके साथ मैं समझौता कर सकूं। ये पुतिन की गेम प्लान है। पीके सहगल साहब, मेरा जो सवाल था अमेरिका को लेकर, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि लोगों का यह मानना है कि वॉर भले से यूक्रेन और रशिया के बीच है, लेकिन इसकी असल वजह अमेरिका ही है। देखो, अमेरिका तो बड़े पैमाने पर इंस्टिगेटर रहा है तकरीबन हर लड़ाई में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें वेस्टर्न वर्ल्ड इन्वॉल्व रहा है, खास करके अमेरिका। इसमें भी अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने
जब रशिया सोवियत यूनियन 1991 में टूटा तो उस समय रशिया बहुत कमजोर हो गया था, उसकी मिलिट्री भी काफी कमजोर हो गई थी, यहाँ तक कि उसकी इकोनॉमी इतनी बैठ गई थी, अपने सिपाहियों को, सैनिकों को तनख्वाह भी नहीं दे पा रहा था, अपने इक्विपमेंट को सस्टेन नहीं कर पा रहा था, मेंटेन नहीं कर पा रहा था। उस समय जबरदस्त ईस्टवर्ड एक्सपेंशन किया नेटो का, तमाम क्वेश्चन किया गया रशिया की तरफ से कि आप उन इलाकों में मत आइए, और अगर आ भी रहे हैं तो किसी हालत में आप मिसाइलें वगैरह या एयर डिफेंस इक्विपमेंट मत लगाइए, जिससे आप हमारी मिसाइलों को रोक सकते हैं और आप हमारे ऊपर मिसाइलें दाग सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने और कुछ नहीं मानी, क्योंकि नेटो जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हुई वो नेटो के अमेरिका की वजह से हुई। अमेरिका इज द वन हु इन्फ्लुएंसेस नेटो, हु गवर्न नेटो। सारा पैसा नेटो को अमेरिका दे रहा था। पुतिन ये ट्रम्प आए तो कुछ तो पैसे का मामला ठीक हुआ। तो ऐसे में अगर ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होती और अगर अमेरिका जो है या नेटो यूक्रेन को नहीं कहता कि उसका हिस्सा बने, रशिया को जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है वो नहीं होता और ये लड़ाई कभी नहीं होती। तो इनडायरेक्टली अमेरिका डेफिनेटली इन्वॉल्व है। जी दीपक वोरा जी, ये बिल्कुल सही कहा जनरल साहब ने। अगर अमेरिका ना उकसाता यूक्रेन को, ये जंग कभी ना होता। अरे क्या बोल रहा है पुतिन, कब से 30 साल हो गए हैं, उसने एक भी देश पर हमला नहीं किया था। रूस ने, अमेरिका ने कितने देशों पर हमला किया, इस बार क्यों किया है? कहता रहा कि अगर आप मिसाइलें अपने टेरिटरी पे लाओगे, मेरे द्वार पर नेटो की मिसाइलें, मुझे जीवन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, मेरे जीवन को खतरा है। और ज़ेलेंस्की साहब क्या कहते हैं, जी हमने मॉस्को की तरफ भी मिसाइलें लॉन्च कर दी है। यही तो पुतिन कह रहा था कि मैं नहीं चाहता। ज़ेलेंस्की साहब कुछ तजुर्बा नहीं है, मैं नहीं जानता उनके सलाहकार कौन है, लेकिन अगर मैं होता ज़ेलेंस्की तो अपने सलाहकारों को सबसे पहले मैं निकाल देता। ये गलत किया है उन्होंने, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मैं मॉस्को से लड़ूंगा, मॉस्को तक पहुंच जाऊंगा। ये सब चीजें नहीं कही जाती। जब आपका की स्थिति हल्की है, जहां पर भी टॉक्स हो रहे हैं, आप जाइए, बातचीत करिए। अरे आपको याद है ना सर, बांग्लादेश के बाद भुट्टो साहब कह रही मैं शिमला नहीं आऊंगा, मैं आपसे लंदन में मिलूंगा। आया था, शिमला अग्रीमेंट हुआ था। जब आपका पलड़ा भारी होता है, देश को बचाना है, कहीं भी जाइए, बातचीत करिए। तो कहीं ना कहीं मतलब ये जो है ईगो की लड़ाई के चक्कर में यूक्रेन तबाह हो रहा है 100%। दूसरा एक ये भी समझने की कोशिश करूंगा कि 4 दिन इस युद्ध को चलते हुए हो गए हैं, क्या रूस ने भी ये कल्पना की होगी कि ये जो युद्ध है ये इतना लंबा खिंच जाएगा? ये कल्पना अगर उसने नहीं की है तो फिर उसकी मिलिट्री प्लानिंग बड़ी बेकार की है। विश्व के इतिहास में सबसे छोटा जंग हुई थी 1896 एंग्लो ज़ैंज़िबार, 45 मिनट में खत्म हो गई। तो उसने ये प्लान किया है कि कल चला जाऊंगा, परसों चला जाऊंगा। आपने सुना होगा जो हमारे जंग होते थे पाकिस्तान के साथ, उनके सैनिकों को कहा था नाश्ता जोधपुर में करेंगे, लंच दिल्ली में करेंगे और डिनर बॉम्बे में करेंगे। ये कहानियां कहाँ की हैं? लोग जो ये बातें करते हैं उनको सच्चाई हकीकत मालूम नहीं है। हकीकत ये है कि जब आप हमला करते हैं अनएक्सपेक्टेड होता है, और जनरल साहब से बेहतर ये कोई नहीं जानता कि आप प्लान करते हैं हर चीज के लिए, हर कंटिंजेंसी के लिए। पीके सहगल साहब, देखो इसमें साफ तौर पे नजर आना शुरू हो गया कि रशिया ने ये कंटिंजेंसी नहीं प्लान की थी। उनको साफ तौर पर नजर आता था कि इतनी जबरदस्त ताकत है उनके पास में कि विदिन 48 आवर्स जो है उनकी फौज जो है घुटने टेक देगी, और जो प्रेसिडेंट साहब है वो भी घुटने टेक देंगे। दोनों में से एक भी चीज नहीं हुई। दूसरा, जहां तक ये ज़ेलेंस्की का सवाल है, एक्टर थे, कॉमेडियन थे, लेकिन ओवरनाइट स्टार्टेड अपीयरिंग लाइक अ स्टेट्समैन। और इन्होंने चाहे इनकी काबिलियत है या नहीं, क्षमता है या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन ही इज बीन एबल टू मार्शल द फीलिंग्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द एंटायर नेशन। आज पूरा नेशन एकजुट होकर उसके पीछे खड़ा हो गया जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पीके सहगल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक वोरा जी तमाम बातचीत के लिए। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि जो ये युद्ध चल रहा है इसकी इतना लंबा खींचने की उम्मीद ना रशिया ने की थी, और यूक्रेन ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है उसी की वजह से ये युद्ध लगातार खिंचता चला आ रहा है। और अभी भी यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन का साफ तौर से कहना है कि बेलारूस में बातचीत नहीं होगी। बेलारूस वो धरती है जिसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ लॉन्च पैड के तौर पे किया जा रहा है, इसलिए कहीं और पर वार्ता हो सकती है, लेकिन बेलारूस में नहीं।
यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए एक और राहत भरी खबर आई है। यूक्रेन रेलवे ने कीव से आपातकालीन ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। साथ ही प्रवासी भारतीयों को पश्चिमी क्षेत्रों में जाने की सलाह दी है, जहां से उन्हें हंगरी ले जाया जाएगा, वहां से फिर फ्लाइट के जरिए उन्हें स्वदेश लाया जाएगा। आपको बता दें कि अब तक यूक्रेन से कुल 709 लोगों को एयर इंडिया की फ्लाइट से स्वदेश लाया गया है। हंगरी के रास्ते फ्लाइट के जरिए तमाम लोगों की वापसी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज चौथा दिन है। यूक्रेन में भीषण लड़ाई चल रही है और रूसी सेना धीरे धीरे राजधानी कीव की तरफ बढ़ रही है। रूसी फौजों ने कीव की घेराबंदी कर ली है। अपडेट के मुताबिक शहर से महज 4 किलोमीटर दूर रूस के फौजी पहुंच गए हैं और गोलीबारी कर रहे हैं। यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए भारत सरकार का अभियान जारी है, लिहाजा रविवार को यूक्रेन से उड़ा एयर इंडिया का विमान भारत पहुंच चुका है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूक्रेन से लाए गए भारतीयों को गुलाब देकर हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इस फ्लाइट में 240 लोगों को लाया गया है। आपको बता दें कि अब तक यूक्रेन से कुल 761 लोगों को यहां लाया गया है। यह फ्लाइट हंगरी के रास्ते से आई है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज हो गई है और अब महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में रूस की सेना ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में एक गैस पाइपलाइन को बम धमाके से उड़ा दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने इसकी जानकारी दी। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत देश के प्रमुख शहरों पर रूस की सैन्य कार्रवाई जारी है। अभी तक यूक्रेन में 200 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस में 1000 से अधिक लोग हताहत हुए हैं। स्टेट सर्विस ऑफ स्पेशल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन ने आगाह किया है कि इस विस्फोट से पर्यावरणीय आपदा आ सकती है। साथ ही उन्होंने निवासियों को सलाह दी है कि वे अपनी खिड़कियों को गीले कपड़ों से ढक दें और काफी तरल पदार्थ पिएं। स्टेट सर्विस ऑफ स्पेशल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन ने बताया कि विस्फोट मशरूम के बादल की तरह लग रहा था। यूक्रेन के शीर्ष अभियोजक इरिना वेनेदिकतोवा ने कहा कि रूसी सेना खार्किव पर कब्जा नहीं कर पाई है और वहां भीषण लड़ाई चल रही है। करीब 15 लाख लोगों की आबादी वाला यह शहर रूसी सीमा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में रूस का इरादा इस पर कब्जा कर यूक्रेन का मनोबल तोड़ने का है। यूक्रेन पर जिस तरह से रूस ने हमला बोला है, उसके बाद दुनिया भर के अहम देश लगातार रूस पर लगाम लगाने के लिए एक के बाद एक प्रतिबंध लगा रहे हैं। इस दिशा में अब पश्चिमी देशों ने अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका, यूरोपियन कमीशन और फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा ने रूस के कुछ बैंकों पर स्विफ्ट ट्रांजैक्शन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। यह एक हाई सिक्योरिटी नेटवर्क है जिसके जरिए बैंकिंग संस्थान दुनिया भर में पैसों का लेन देन करते हैं। ऐसे में यह फैसला रूस को वित्तीय ट्रांजैक्शन के तौर पर बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि रूस ने दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार इकट्ठा किया है। रूस का विदेशी मुद्रा भंडार 630 बिलियन डॉलर से अधिक का है। जो बाइडेन की सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हम एक साथ मिलकर रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं ताकि रूस अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल अपनी मुद्रा को मदद देने के लिए इस्तेमाल ना कर सके और हमारे द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के असर को कम ना कर सके। 600 बिलियन डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार पुतिन के लिए अहम है जब वो इसका इस्तेमाल कर सके। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का रविवार को चौथा दिन है। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। कीव में जहां तक लोगों की नजर जा रही है, आग धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। रूस के हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव दहल गई। रूसी हमलों में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि रूस तेजी से कीव की तरफ बढ़ रहा है और जल्द ही उस पर कब्जा कर सकता है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि कीव अभी यूक्रेन के नियंत्रण में है। मुसीबत की घड़ी में विश्व के कई देश यूक्रेन के साथ आए। रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए विश्व के कई देशों ने यूक्रेन को आर्थिक मदद और हथियार भेजे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन सहित 28 देश इस बात पर सहमत हो गए हैं कि यूक्रेन को और अत्याधुनिक हथियार भेजे जाएं। इसके साथ ही मेडिकल सप्लाई और अन्य मिलिट्री संसाधन देने का वादा भी किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी विदेश विभाग को एक आदेश जारी किया है। इसमें उन्होंने निर्देश दिया कि यूक्रेन को सैन्य सहायता के लिए 350 मिलियन डॉलर की मदद दी जाए। साथ ही अमेरिका की ओर से यूक्रेन को अतिरिक्त सैन्य सहायता में बख्तररोधी उपकरण, छोटे हथियार और विभिन्न प्रकार के गोला बारूद और अन्य चीजें भी दी जाएं।
रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अब खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। दरअसल रूस का कहना है कि यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा वो चौतरफा हमले करेगा। इस जंग पर दुनिया भर के देशों की नजर है। आशंका जताई जा रही है कि इस युद्ध में तोप, गोले, बंदूकों से बढ़कर यह लड़ाई न्यूक्लियर हमले तक पहुंच सकती है। इस युद्ध में बेलारूस रूस के लिए बड़ा मददगार साबित हो रहा है। ऐसे में फ्रांस ने इस मामले में दखल देते हुए कहा कि बेलारूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बेलारूस के उस फैसले की कड़ी निंदा की जिसमें बेलारूस ने कहा कि वो रूस की धरती पर परमाणु हथियार तैनात करने की स्वीकृति देगा। राष्ट्रपति ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर से कहा कि वो बेलारूस और यूक्रेन के लोगों की भावनाओं की कद्र करें और रूस की ओर से किए जा रहे यूक्रेन पर हमले का सहयोगी ना बने, क्योंकि ऐसा करना किसी के हित में नहीं होगा। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर कई देशों ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है। लिहाजा अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की संपत्ति फ्रीज करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब पुतिन ने भी इसका पलटवार करते हुए कहा कि वो भी विदेशियों और विदेशी कंपनियों की संपत्ति फ्रीज करके अपने लोगों और कंपनियों की संपत्ति की अंतर्राष्ट्रीय जब्ती का जवाब देगा। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि मॉस्को यूक्रेन में एक समझौते पर सभी जरूरी कदम उठा रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने तुर्की के अपने समकक्ष से बात करते हुए कहा कि हम इस मसले पर लगातार नजर रखे हुए हैं। यूक्रेन रूस के बीच छिड़ी जंग अब कई जान ले रही है। इसमें न सिर्फ यूक्रेन के नागरिक मारे जा रहे हैं बल्कि ग्रीस के नागरिक भी इसका शिकार हुए हैं। आपको बता दें कि यूक्रेनी शहर मारियुपोल के पास रूसी बमबारी से ग्रीस के 10 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। एजेंसी के मुताबिक ग्रीस ने रूस के राजदूत को तलब कर लिया है। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस ने एक ट्वीट में कहा कि हमारे 10 निर्दोष लोग नागरिक मारियुपोल के पास हुए रूसी हवाई हमले में मारे गए। अब इस बमबारी को बंद कर देना चाहिए। ग्रीस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बमबारी सरताना और बुगास गांव के बाहरी इलाकों में हुई और इसमें एक बच्चा भी घायल हुआ है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।